नमस्कार, मैं निशा शर्मा 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के तमाम जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीकर की बेटी खुशी शेखावत ने प्रदेश का नाम किया रोशन। सीबीएसई 12वीं परीक्षा में 500 में से लाए 499 अंक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी सफल अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। बजट 2025-26 की घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ली अधिकारियों की बैठक। योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शानदार पहल। उदयपुर की प्रतिभावान छात्राओं को कराई गई हवाई यात्रा। सीएम श्री भजनलाल शर्मा से मिली छात्राएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरदार शहर में हटा अतिक्रमण। सड़कों का चौड़ीकरण होने से शहर की सुंदरता को लगे चार चांद। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। सीबीएसई 12वीं परीक्षा 2025 में सीकर की बेटी खुशी शेखावत ने 500 में से 499 अंक लाकर देश भर में प्रदेश का नाम रोशन कर दिया और 99.80% अंकों के साथ पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया। खुशी ने इतिहास, राजनीति, विज्ञान, भूगोल और पेंटिंग में पूरे 100 अंक पाए हैं और अंग्रेजी में 99 अंक मिले। उसका सपना है कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाकर आम लोगों की सेवा करे। खुशी की इस शानदार सफलता से सीकर जिले के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है और वह हजारों छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी बन गई है। मेरा नाम खुशी शेखावत है और मेरे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में 99.80 का स्कोर आया है। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है शक्ति सर, हमारे सब्जेक्ट टीचर्स नरेंद्र सर, आर.के. सोनी सर, शुक्ला सर और राम प्रकाश सर को देना चाहूँगी। मैंने 6 to 8 आवर्स कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ाई की। इसकी वजह से मुझे कभी बर्डन फील नहीं हुआ कि लास्ट में आके मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, बट हर वक्त रिवीजन करने के कारण मुझे कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं और मेरे इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो आपने जिस कितने घंटे जो है डेली रूटीन में पढ़ाई की है, जो सोशल मीडिया मोबाइल से किस तरह से मैंने 6 to 8 आवर्स पर डे पढ़ाई की है और सोशल मीडिया पे मैं किसी सोशल मीडिया साइट पे एक्चुअली में हूँ नहीं और कभी कभी मतलब मुझे फ़ोन मिल जाता थोड़ा बहुत देख लेती थी, वरना मैं फ़ोन से दूरी बना के रखी है। आगे क्या टारगेट रहेगा? मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। अन्य जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें और आगे बढ़ें? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी बर्डन ना लें। शुरू से ही जब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, बोर्ड क्लास स्टार्ट हो रही है या फिर आप कोई सी भी क्लास में है, उसी टाइम आप शुरू से ही हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करें, अच्छे से समझ के हर कॉन्सेप्ट को समझें, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। मम्मी पापा का कितना क्या सहयोग रहा है? मम्मी पापा का सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है, स्पेशली पापा का, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमें बस यही सिखाया है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए पढ़ाई एक बहुत बड़ा उसके लिए ज़रूरी चीज़ है और आप इसी से सब कुछ हासिल कर सकते हो। मेरा नाम रक्षा चौधरी है और मेरे 98.20% आए हैं 12th बोर्ड्स में। और पढ़ाई सबसे एक ही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी है, उसे तोड़ना नहीं है। अगर वो टूट गई तो फिर आपके मार्क्स गए। और बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट मिला है पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी। हमारे कोऑर्डिनेटर शक्ति सर, हमारे क्लास के टीचर्स, सब ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो खुद पे है, अगर खुद ने कर लिया तो कर लिया बस। अब आगे क्या अचीवमेंट? आगे मेरा एम तो यही है कि मैं यूपीएससी करूं और आईएएस बनूं, तो मैं फुल कोशिश करूं। खुशी तो देखो आज बहुत हो रही है कि बेटी ने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। इसका श्रेय सबसे ज़्यादा मैं स्कूल की फैकल्टी, मैनेजमेंट और हमारे कोऑर्डिनेटर सर, शक्ति सर और फैकल्टी जितनी भी है उनकी मेहनत है ये, जो आज बच्ची ने यह स्कोर प्राप्त किया है। तो आगे जो है बच्ची की क्या इच्छा है, किस तरह से आप चाहते हो कि बच्ची आगे बढ़े? क्या कोई अचीवमेंट? बच्ची की इच्छा यही है कि मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ, तो हम भी ये साथ दे रहे हैं कि ठीक है, जो आपको करना है वो करो और हम उसके साथ हैं। राजस्थान के लोक कल्याणकारी बजट 2025-26 की घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ बैठक ली और इसी दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के साथ जनहित को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणामों में अजमेर जिले समेत पूरे राजस्थान में छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर रिजल्ट दिया। 12वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत 91% रहा, जबकि लड़कों का 85%। वहीं 10वीं का कुल रिजल्ट 93
66% रहा। रिजल्ट आने के बाद स्कूलों में खुशी का माहौल रहा। छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग की सभी ने सराहना की है। ये अच्छे नतीजे इन सभी के संयुक्त प्रयास का नतीजा है। मॉडरेट एंड एफिलिएट मोड तो डिपेंड करता है प्रिपरेशन पे। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी तो आपको इजी लगेगा। कितने घंटे स्टडी रही होगी आपकी? ये तो मतलब जब मन रहता था तब मैं पढ़ती थी, और पेरेंट्स भी कभी मुझे प्रेशर नहीं करा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर में बनने वाले औषधि भंडार का शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। ये भूमि पूजन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी और दक्षिण अजमेर की विधायक श्रीमती अनीता भदेल ने मिलकर किया। तीनों अतिथियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि ये परियोजना क्षेत्र के लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये औषधि भंडार राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RMSC के तहत बनाया जा रहा है। इसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी और ये राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर अजमेर में स्थित होगा। आज यहाँ पर ड्रग वेयर हाउस जो कि संभागीय स्तर का होगा, लगभग 3 करोड़ और 38 लाख की लागत से बन रहा है। यह निश्चित रूप से संभाग के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि कई बार दवाइयों का स्टोर होना आवश्यक है। और वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें तो 24 घंटे ड्रग्स वैसे भी रहनी चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों में तो अवेलेबल होनी चाहिए। उसे काफ़ी दिनों से इसकी अपेक्षा हो रही थी, तो आज उसका श्री गणेश हुआ है और इसका बहुत जल्दी तैयार होकर के संभाग के सभी जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं उनके लिए यह उपयोगी रहेगा और सब जगह समय पर ड्रग्स भी उपलब्ध हो सकेंगे। और जिस प्रकार की राष्ट्रीय परिस्थितियां भी बनी हैं उसमें सतर्क केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने भी कुछ नियम करके इनको निर्देश दिए हैं। उसके तहत भी यह आज के युग में बनना समय पे बहुत उपयोगी रहेगा। मैं इसी से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को और इनके सारे लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये तैयार होकर के जनता के लिए उपयोगी बनेगा। ये औषधि भंडार का यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। अभी माननीय अध्यक्ष ने बताया 3 करोड़ 38 लाख रुपए जो औषधि भंडार बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि औषधि सस्ती भी मिले और सुलभ भी मिले और प्रमाणिकता की मिले, इसके लिए ये पूरे संभाग स्तर का है औषधि भंडार का ये आज शिलान्यास हुआ है। पूरे संभाग में इसका आम जन को फायदा मिलेगा और ये जल्दी से जल्दी ये तैयार होकर यहाँ जो भंडारण की व्यवस्था होनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अतिवृष्टि हो जाती है या कभी कुछ हो जाता है। हर तरह से सेफ औषधि सेफ होनी चाहिए और यहाँ ये भंडारण का आज शिलान्यास हुआ है। माना है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि औषधि सुलभ और सस्ती आम जन को मिले, उसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हुआ है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी भी चाह रहे हैं कि ये औषधि भंडार मिलकर पूरे राजस्थान में संभाग वाइज इस तरह का भंडारण हो औषधि का, ताकि जनता को सुलभ ही मिल सके, कहीं उनके कहीं खराब होने की स्थिति नहीं रहे। इसलिए ये क्योंकि अंदर शहर में जगह नहीं थी, तो यहाँ बाहर भंडारण की अच्छी व्यवस्था होगी और ये आम जन के लिए बहुत बढ़िया होगा। इसमें सारे जितने भी मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं सभी को ये वितरण की जाएगी और एक अजमेर शहर के लिए, अजमेर संभाग के लिए आज का दिन इस औषधि के रूप में एक स्वर्ण अवसर में लिखा जाएगा। मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है और उसके माध्यम से जैसा पूर्व में बता ही दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेडली ये ड्रग हाउस बन रहा है, जिसका शिलान्यास आज यहाँ किया गया। उदयपुर ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह मीणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रतिभावान छात्राओं को उदयपुर से जयपुर हवाई यात्रा करवाई। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान विधानसभा और अन्य धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कराया।
छात्राओं को जयपुर में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और अन्य मंत्रियों से भी मिलवाया गया। विधायक श्री फूल सिंह मीणा ने कहा कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने और खासकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ये पहल की गई है। उनका उद्देश्य है कि इस यात्रा से ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां शिक्षा के प्रति प्रेरित हों और यहां की शिक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर किया जा सके। बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर परिसर में अधिकारियों के साथ सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की है। इसी दौरान भीलवाड़ा सांसद श्री दामोदर अग्रवाल और सिवाना विधायक श्री हमीर सिंह भायल भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से सीमावर्ती जिले की स्थितियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी द्वारा हमला किया जाना निंदनीय है, लेकिन देश ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सीमावर्ती जिलों की स्थिति पर हमेशा फीडबैक लेते रहे हैं और इसी के तहत बाड़मेर जिले में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। अभी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, हमारे देश भर के जो पर्यटक कश्मीर को देखने जाते हैं, वहाँ कश्मीर जाकर के घूमने जाते हैं, वहाँ हमारे पर्यटक गए हुए थे। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने आतंकवादियों के मार्फत हमारे पर्यटकों के ऊपर हमला करवाया और 26-27 पर्यटक है उनको मौत के घाट उतारा। तो निश्चित रूप से ये एक निंदनीय घटना थी और जैसे हमारे जो निर्दोष लोगों को उन्होंने मारने का काम किया, उनकी हत्या करने का काम किया, पूरा देश उसकी निंदा करता है। निश्चित रूप से उस घटना को लेकर के माननीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने तुरंत बैठक बुला करके सर्वदलीय बैठक बुलाई और सबसे राय करके सब जनता की मांग के अनुरूप उन्होंने इस बारे में एक्शन लेने का काम किया। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप चल रहे थे, तो 9 कैंपों को पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन 9 आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी की मौत हुई और उनको मौत के घाट उतारने का काम भी किया। बाद में जैसे थोड़ा जैसे आगे बढ़ते गए तो वहाँ जो एयरबेस थी, 11 एयरबेस को भी नष्ट करने का काम किया और भी बहुत सारी संपत्तियों को वहाँ जैसे नष्ट करने का, पाकिस्तान को करारा जवाब देने का हमारी सेना ने किया काम। पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारे जैसे ड्रोन हमले हमारे देश के ऊपर हुए, चाहे कश्मीर में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, उन ड्रोन हमलों को भी हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने है ना उनको निष्फल करने का काम किया। अभी जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया पर अभी जैसे हमारा ये है बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये ज़िले है। इस तरह तो जैसलमेर बाड़मेर ज़िले में जैसे यहाँ की समीक्षा बैठक लेने के लिए कि हमारी प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ इस यहाँ इन जो बॉर्डर के ज़िले हैं उनकी समीक्षा बैठक लेते हैं और रोज़ उनकी समीक्षा 2-2 बजे तक लेते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग भी यहाँ समीक्षा बैठक लेने आए कि कोई तैयारियों में कोई कमी तो नहीं है। वैसे बाड़मेर, जैसलमेर और जो बॉर्डर के ज़िले गंगानगर है या हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, इन ज़िलों ने जैसे लगातार जैसे बॉर्डर पे रहने से कई बार ऐसी समस्याओं को झेला है और कई बार संघर्ष भी किया है और उन समस्याओं को झेलते हुए यहाँ के लोग आगे बढ़े हैं, इनका मनोबल ऊंचा है। कई लोगों से मिलने का अवसर भी मिला, उन्होंने इस संबंध में बातचीत भी हुई, तो हम लोग कहते हैं हम तो इस समस्याओं से वैसे आदी है और हम इसका मुकाबला करने के लिए भी आदी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमियां नहीं रहे, उनका हौसला अफजाई करने में हम कमी नहीं, उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनके ऊपर किसी तरह की आफत नहीं आए, इस तरह से हमारी सरकार की जिम्मेदारी और सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग तत्पर हैं। सरदार शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान से शहर की सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। शहर में अतिक्रमण एक बड़ी परेशानी बन गया था। हर सड़क, बाजार और चौराहा दुकानों और ठेलों से घिरा हुआ था,
जिससे लोगों को रोजाना जाम और परेशानी का सामना करना पड़ता था। पिछले साल रामनवमी पर जब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सरदार शहर आए और गलियों से होकर गुजरे तो उन्होंने नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी से इन सड़कों को चौड़ा करने पर चर्चा की। अब सभापति श्री राजकरण चौधरी के नेतृत्व में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि ये काम बिना पुलिस बल झगड़े के और आपसी सहमति से किया जा रहा है। देखिए, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी द्वारा जो हमने योजनाएं उन्होंने दी और उनमें एक अतिक्रमण हटा के शहरों को सुंदर बनाने की भी एक योजना है। और उनके जब वो जन्मोत्सव के ऊपर पधारे थे सरदार सर, तब मैंने सभापति होने के नाते जो हमें कमियां महसूस हुई कि जब वीआईपी आए और उस प्रकार का ट्रैफिक जाम हो तो अच्छा नहीं लगता। तो आज हमने एक अभियान लिया और अभियान हमने शुरू किया सरदार शहर में अतिक्रमण हटा के रास्ते चौड़ा करने और समझाई से चौड़ा करने का बिना पुलिस प्रशासन का सहयोग लिए। और आज 5वां दिन है और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का भी हमें भरपूर सहयोग मिला, प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिला। तो अतिक्रमण अब हटा रहे हैं नगर परिषद द्वारा, इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ करीब इस सरदार शहर इलाके के करीब 210 गांव है और करीबन 1700-1800 यहाँ की टैक्सी भी है। तो 210 गांव से गाड़ियाँ भी आती है, हमें बहुत भारी मकसद करनी पड़ती थी। तो अभी जो नगर परिषद द्वारा ये कार्य कर रहा है, इससे हमें बहुत राहत मिलेगा, आम जनता को भी राहत मिलेगा, हमें भी कुछ सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वाहन वगैरह कई बार जाम लग जाता है, ब्याह शादियाँ होती है वो बड़ा जाम लग जाता है। तो अभी जो नगर परिषद द्वारा ये कार्य हो रहा है, इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। पहले जैसे एक्सीडेंट लेके आते थे तो 1 किलोमीटर में लगभग आधा घंटा लग जाता था और अब रास्ते चौड़े होने की वजह से टाइम कम लगता है और बहुत सुविधा, बहुत फ़ायदा हो गया इसका हमें भी। पहले किस प्रकार की समस्या सामने होती थी? पहले ट्रैफिक की समस्या आती थी कि सामने से जो भी साधन आता तो हमें साइड नहीं मिलती थी और अब वो दिक्कत नहीं आ रही है। कितना फायदा होगा इससे? इससे बहुत फायदा होगा। लगभग पेशेंट का आधा घंटा 40 मिनट बचेगी। जो कीमती होता है, जो कीमती टाइम होता है वो बच जाएगा पेशेंट का। हमने अपने हवेली को जनहित के खातिर 5 फुट का अपने पट्टे शुदा ज़मीन को हमने नगर निगम को दिया है ताकि वो यहाँ पर सड़क को चौड़ी कर सके। जिस टाइम हवेली बनी थी उस टाइम लोग बाग साइकिल या बैलगाड़ी में आते थे और उस टाइम इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, पॉपुलेशन कम थी। और अब पॉपुलेशन बढ़ने के खातिर यहाँ व्हीकल्स की आवाजाही बढ़ गई है। उसको हम विचार में रखते हुए हमने सोचा हमारी बेस कीमती जो हवेली है उसका अगर हम 5 फुट दे देते हैं तो हमारे लिए और हमारे आगे आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत कुछ अच्छा होगा और शहर वासियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और मैं नहीं, मेरी तरह बहुत लोगों ने यहाँ इस रास्ते के ऊपर जो भी लोग हैं जिनकी हवेलियाँ हैं वो अपने जनहित के खातिर अपना बलिदान अपनी ओन प्रॉपर्टी को, लीज लैंड को वो दे रहे हैं इनको, ताकि सड़कें बड़ी हो और सड़कें बड़ी होगी तो सब कुछ डेवलपमेंट होगा। ये अकल्पनीय काम है, अपन सोच भी नहीं सकते थे, उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ये काम भी हो सकता है क्या। अभी कुछ समय पहले सुना था कि बाजार में रोड को चौड़ी करेंगे, तो सोचते मैं था करेंगे कहाँ से। अभी मेन बाजार के भामाशाहों द्वारा जो ज़मीन वाले हैं जो अपनी खुद की ज़मीन नगर परिषद को दे रहे हैं तो भामाशाही हो गए, उनका दिल खोल के सहयोग मिल रहा है, लोगों का दिल खोल के सहयोग मिल रहा है। तो अभी देखने में सुकून मिल रहा है कि पहले क्या होता था, कोई इमरजेंसी वाहन आ गया, एम्बुलेंस आ गई, वो क्या 1 घंटे का टाइम लग जाता था इसमें भीड़ में फंस के। अभी ये होने से रोड 30 से 40 फीट चौड़ी हो रही है रोड, बड़ा सुकून भरा काम है। राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने सोमवार को लुम्बा की ढाणी में जनसुनवाई की। उन्होंने आम लोगों की परेशानियां सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई कर लोगों को राहत देने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी वर्गों के विकास और भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि सरकार विकसित राजस्थान 2047 तक नाम से एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जो आने वाले समय में राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का रास्ता दिखाएगा। प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने प्रशासन द्वारा किए गए ब्लैकआउट का फलौदी के लोगों द्वारा सफल पालन करने की सराहना की है। उन्होंने सभी से आगे भी सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। कलेक्ट्रेट
सभा कक्ष में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिले की तैयारी और प्रशासनिक कामों की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि मुश्किल समय में जिला प्रशासन ने आम लोगों की सुरक्षा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई हैं वे सराहनीय हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे आगे भी प्रशासन द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करते रहें और सजग बने रहें। जिला स्थापना समिति की एक अहम बैठक जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में सरकारी भर्तियों से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई है और कुछ जरूरी फैसले भी लिए गए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवि वर्मा ने ये बताया है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती 2022 के तहत लेवल 1 में चयनित 3 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की प्रक्रिया के तहत 2022 में भर्ती किए जा रहे एक अभ्यर्थी के मामले पर भी विचार हुआ है। राज्य में बाहर की डिग्री के सत्यापन के बाद उस अभ्यर्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त करने की भी अनुमति दी गई है। ग्राम पंचायत धुवाला के लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो गई है। डीएमएफटी योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धुवाला में करीब 3 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से नया स्कूल भवन बनाया जाएगा। इस भवन निर्माण का शिलान्यास और स्कूल में बनी नई कंप्यूटर लैब का उद्घाटन विधायक श्री गोपीचंद मीणा ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नई काम कर रही है। मुख्यमंत्री का सपना है कि हर गांव का युवा पढ़ लिख कर अपने गांव और प्रदेश का नाम रोशन करे। लालसोट विधायक श्री रामविलास डूंगरपुर के घर आधा दर्जन चिकित्सक पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन करने पर उनका धन्यवाद किया। स्थानीय निवासी श्री मोतीलाल शाहजहांपुरा ने ये बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सकों को फायदा होगा। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद के जिला सचिव श्री जगदीश प्रसाद जलवानिया ने ये बताया कि इस बोर्ड के बनने से दौसा जिले और पूरे राजस्थान के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों में खुशी की लहर है। इलेक्ट्रोपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जो पुराने से पुराने रोगों में भी असरदार है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सवाई माधोपुर जिले में जरूरी सेवाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, राजस्थान संपर्क पोर्टल और सरकारी योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी की अध्यक्षता में हुई है। ये बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में रखी गई थी। कलेक्टर ने पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, नगर परिषद, पशुपालन जैसे विभागों के काम की प्रगति देखी और पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन हुआ या नहीं ये भी जांचा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जो शिकायतें लंबित हैं उनका जल्द समाधान किया जाए और लोगों की परेशानियों को समय पर सुना जाए और सुलझाया भी जाए। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की। कलेक्टर ने कहा कि तकनीक, अनुशासन और जागरूकता के मेल से जिले में अच्छा शासन स्थापित किया जा रहा है। बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत ने बताया कि अब शिशु के जन्म के समय उसका वजन और मां का ब्लड प्रेशर जैसे स्वास्थ्य आंकड़ों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद है कि सरकार को सही और तुरंत जानकारी मिल सके, जिससे माताओं और बच्चों की सेहत से जुड़ी योजनाएं और भी बेहतर बनाई जा सके। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पानी, बिजली और अन्य विकास कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों और स्टार प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाए। बैठक में बजट घोषणाओं की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी आदेश दिए कि लंबे समय से रुके हुए कुछ सड़कों के कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जाए। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में आपदा से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई और जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही जन कल्याण की योजनाओं, बजट घोषणाओं और विभागों के कामकाज की भी अच्छी तरीके से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग हमेशा तैयार रहें। सरकारी और गैर सरकारी संसाधनों की पहले से पहचान कर लें और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करने के लिए भी तैयार रहें। जहाजपुर राजकीय ITI ऊंचा में सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए हैं। संस्थान के सहायक निदेशक श्री अवनेश कुमार लूनीवाल ने ये बताया है कि इच्छुक छात्र छात्राएं 10 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक राजस्थान सरकार की वेबसाइट sso.rajasthan.government.in या फिर ई-मित्र कियोस्क के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र
14 साल रखी गई है। वहीं महिला अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊंचा में प्रवेश सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष है एवं अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण शुल्क 2400 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से ली जाती है। यहाँ पर 6 प्रकार के व्यवसाय हैं। इस संस्थान में वेल्डर व्यवसाय की मेरिट 8वीं की अंक तालिका के आधार पर बनती है, जबकि 5 अन्य व्यवसाय जो कि कोपा, आरएसी, फीटर, इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक है, उनकी मेरिट 10वीं की अंक तालिका के आधार पर बनती है। प्रवेश प्रक्रिया 10 मई से स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर में नई पेयजल पाइपलाइन और नाले के निर्माण का काम किया जा रहा है और इसी के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए विकास नगर वार्ड नंबर 6 में एक चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम RUIDP की अधिशासी अभियंता सोनम शर्मा के निर्देशन में हुआ है। इसमें कैप RUIDP के श्री सचिन मुदगल ने लोगों को नई जल योजना के फायदे बताए हैं। उन्होंने बताया है कि अब पानी नई पाइपलाइन से आएगा, जो कि पूरे प्रेशर के साथ पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि पानी सीमित है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सोच समझकर करें और हर बूंद बचाने की कोशिश करें। पुष्कर को केंद्र सरकार की ओर से मेड़ता तक नई रेल लाइन की सौगात मिली है। इस रेल परियोजना से इस क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ये परियोजना राज्य और केंद्र सरकार के आपसी सहयोग से तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अमिताभ अन्य रेलवे अधिकारियों और CRPF के जवानों के साथ पुष्कर मेड़ता रेल लाइन के काम निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने काम की प्रगति और गुणवत्ता की जांच की, साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि रेल लाइन का काम समय पर पूरा किया जाए और इसी दौरान स्थानीय परेशानी और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। बढ़ती गर्मी को देखते हुए भजनलाल सरकार ने सभी विभागों को व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। इसी सिलसिले में जिला प्रशासन काम कर रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री हेमराज परेडवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जरूरी सेवाओं से जुड़ी साप्ताहिक समीक्षा और समन्वय समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की योजना हरियालो राजस्थान के तहत वृहद वृक्षारोपण महाअभियान को जिले में सफल बनाने के लिए सभी विभागों को जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए चलाया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने साइबर अपराध की रोकथाम पर सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री देवेंद्र दीक्षित ने बताया कि कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी अवैध या फिर अनाधिकृत कार्य इन उपकरणों के जरिए किए जाते हैं वे साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने बताया कि अनजान नंबर से भेजे गए लिंक या फिर फाइल्स पर क्लिक करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं और उनकी व्यक्तिगत जानकारी भी चोरी हो सकती है, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने कालीभीत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया और पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय में जाकर रसोई घर, शौचालय, सफाई और पानी की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर ने विद्यालय के बच्चों से भी बात की। उन्होंने कहा कि बच्चों को भोजन मेन्यू के अनुसार और अच्छी गुणवत्ता वाला दिया जाए। विभागों में आपसी समन्वय के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि सभी अधिकारी इन घोषणाओं के कार्यों की जानकारी हमेशा अपडेट में रखें, साथ ही गूगल शीट पर भी इसे लगातार अपडेट करते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि बजट घोषणाओं के हर कार्य के लिए समय सीमा तय की जाए और उसी अनुसार इस कार्य को तेजी से किया जाए। राज्य सरकार के निर्देश पर उपखंड कार्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुमार ने की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि आम लोगों की परेशानियों का समाधान पूरी तरीके से किया जाए।
गर्मी और बारिश के समय बिजली और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए इनकी आपूर्ति भी लगातार और सही तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मानसून से पहले जो सड़कें खराब हो चुकी हैं उनकी मरम्मत के लिए भी जैसे ही सरकार से बजट मिलेगा तुरंत उस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार को हमारे यहाँ मीटिंग होती है, जिसमें ब्लॉक लेवल के सभी अधिकारी जो भी फ्लैगशिप योजना और अन्य महत्वपूर्ण योजना उसकी प्रगति रिपोर्ट के साथ, इसके अलावा वर्तमान में जो भी समस्या जैसे बिजली पानी की और अन्य जो भी नियमित विवाद आ रहे हैं जिनके बारे में, उन सब पे चर्चाएं होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट पे डिस्कस होता है और जो भी आवश्यक हो उसमें निर्देश दिए जाते हैं। तो आज भी मीटिंग ली गई थी जिसमें बिजली पानी सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री जी ने 2 दिन पहले बैठक में कहा था कि अधिकारी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, उसको लेकर क्या कोई फटकार लगाई है अधिकारी को? देखो, जो कर्मचारी अपने जो उनका दायित्व है उनका सजगता से निर्वहन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी बिजली पानी की ज़्यादा समस्याएं रहती है इस समय में, तो उनको विशेष तौर पे निर्देश दिए गए हैं ताकि आमजन को बिजली और पानी के संबंध में पेयजल के बारे में समस्या नहीं। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख बरजी बाई भील की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में पहले उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की गई और सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर सुझाव और विचार रखे। बैठक में जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने कहा कि पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का समय पर समाधान करें और सभी सदस्यों को इसकी जानकारी दें। सेठ विठलदास राठी राजकीय जिला अस्पताल में अब मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हाल ही में मौसम में बदलाव और गर्म हवाओं के बाद सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों से अब अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षित डॉक्टर मौजूद हैं, जिससे लोगों को समय पर और भी अच्छी चिकित्सा सेवा मिल रही है। अस्पताल में आम बीमारियों के इलाज के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं, टीकाकरण और प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा भी दी जा रही है। साथ ही हाल ही में शुरू किए गए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का सैकड़ों लोगों ने फायदा उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने जन आधार योजना की ई-KYC प्रक्रिया को अब पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। इससे खास तौर पर बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और असहाय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सांख्यिकी विभाग में BSO श्री राकेश कुमार मीणा ने बताया कि अब उन लोगों को भी परेशानी नहीं होगी जिनके आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन काम नहीं कर रहे थे या जिनके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। अब इन्हें ई-मित्र या फिर राशन डीलर की दुकानों पर घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये बदलाव मुख्यमंत्री का एक सराहनीय कदम है, जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिल रहा है। गर्मियों में शहरवासियों को पर्याप्त पानी मिल सके, इसके लिए जलदाय विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन कुछ लोग चोरी से अवैध नल कनेक्शन लेकर पानी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए विभाग ने अब तक 3250 अवैध कनेक्शन काटे हैं और 30 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। PHED के अधिशासी अभियंता श्री ईशु नारंग ने बताया कि विभाग की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि सभी को सही तरीके से पानी मिल सके। PHED ने अभी अभियान चला रखा है अवैध कनेक्शन का फाटने का, जिससे जो गर्मियाँ चल रही हैं वहाँ जो टेल एंड अंतिम छोर तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसके लिए अभी तक हमने 853 कनेक्शन आइडेंटिफाई किए थे नीला उत्तर जगह में, जिसमें से हमने 131 कनेक्शन वगैरह कर दिए और 722 कनेक्शन हमने डिस्क्लियर कर दिए और हमने उनसे 5 लाख रुपये जयंती राजस्व वसूली भी करी है। और अभी भी हम जहाँ हम लोग अवैध कनेक्शन मिल रहे हैं उनको नोटिस दे दिए गए हैं। 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है, अगर वो कनेक्शन रेगुलेट करा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनके खिलाफ FIR की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का फायदा जिले के दिव्यांग लोगों को जल्द मिलने वाला है। समाज कल्याण विभाग इस योजना की तैयारी में जुटा हुआ है। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री बबलू शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे युवा दिव्यांगजन जो किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, उन्हें निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। इसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, प्रोत्साहित करना है। वहीं इस योजना के जरिए 15 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद आवेदन की जाँच की जाएगी और 34 पात्र दिव्यांग
दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी। ये दिव्यांगों को सशक्तिकरण करने की एक योजना चलाई है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और इसके समय आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं और आवेदन बनने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 15 मई तक आवेदन जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं और जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं स्वरोजगार में संलिप्त है, वो इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने, निःशुल्क स्कूटी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कितना लक्ष्य रखा है अपने आप? हमारे यहाँ ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का 34 स्कूटी वितरण का लक्ष्य आया है और जितने आवेदन होंगे उसके बाद हम उनकी जांच करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और अगर कोई कमी पाई जाती है तो समय रहते उनका ऑब्जेक्शन लगवाएंगे। तो सभी दिव्यांगजन जिनमें ऑब्जेक्शन लगाए गए फोरम में उनके ऑब्जेक्शन की पूर्ति करके तुरंत भिजवाएंगे। बस्सी की लालगढ़ ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार सोनी ने राजीव गांधी सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल लगाई। इस चौपाल में क्षेत्र की मौसमी बीमारियां, बिजली और पानी की आपूर्ति, अन्य परेशानियों पर चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सोनी ने ग्रामीणों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया और पेयजल बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लालगढ़ सरपंच द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। इसके अलावा कलेक्टर ने जलदाय विभाग और बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 3 दिन तक कैंप लगाकर लोगों की परेशानियां सुने और उनका समाधान करें। भारत पाक तनाव के बीच शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी है। खेतड़ी नगर थाने के सामने पुलिस बाहरी वाहनों की जांच कर रही है। थाना अधिकारी श्री विजय चंदेल ने बताया कि जिले में स्थिति को देखते हुए एसपी श्री शरद चौधरी के निर्देश पर नाकाबंदी की जा रही है। इसका उद्देश्य अव्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों को रोकना है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस के जवान वाहनों की जांच कर रहे हैं और उनसे नाम पता पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचित भी किया जाएगा। देश में बने वर्तमान हालातों के मद्देनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जोगनू के आदेशानुसार संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अवांछित गतिविधियों की रोकथाम हेतु राउंड द क्लॉक नाकाबंदी करवाई जा रही है, जिस क्रम में पुलिस थाना खेतड़ी नगर पर भी दोनों पारियों में नाकाबंदी जारी है। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों को गहनता से चेक किया जा रहा है और किसी प्रकार की जो है वांछित गतिविधि नजर आने पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इसी स्थिति को देखते हुए श्रीगंगानगर और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए थे। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है और स्थिति सामान्य हो रही है, तो श्रीगंगानगर की जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने सभी जनप्रतिनिधियों, आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और मीडिया का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि तनाव के समय में लोगों ने जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन किया, जिससे जिले की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई और देशभक्ति की भावना भी बढ़ी। विगत कुछ दिवसों से जिस प्रकार से श्रीगंगानगर जिले के निवासियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने, मीडिया बंधुओं ने जिस प्रकार से जागरूकता एवं सतर्कता का परिचय दिया है, उसके लिए हम सभी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग मिलकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किडनी रोगियों को बेहतर इलाज देने के लिए सरकारी अस्पतालों में चल रही डायलिसिस यूनिट को पीपीपी मॉडल पर शुरू किया है। इसके तहत अब केकड़ी अस्पताल में हेमोडायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। केकड़ी किडनी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और सरकार ने उन्हें डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा प्रदान करके बड़ी राहत दी है। आज के जिला चिकित्सालय केकड़ी में जो डायलिसिस यूनिट चल रहा है, पहले अस्पताल अपने स्तर पे चला रहा था, लेकिन फरवरी से राज्य सरकार के आदेशों की पालना में पीपीपी मोड पे दे दिया गया है, जो सफलतापूर्वक चल रहा है। डेली के 7-8 पेशेंटों का डायलिसिस होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों से प्रेरित होकर स्काउट गाइड नसीराबाद के विद्यार्थियों ने सेवा कार्य शुरू किया है। राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य अनीता खुराना और स्काउट गाइड सचिव उषा विजयवर्गीय के नेतृत्व में छात्राएं और स्काउट्स रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां उन्होंने यात्रियों को गर्मी में ठंडा और स्वच्छ पानी पिलाया। सेवा कार्य करने वाली टीम ने बताया कि इस काम से उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। स्काउट और गाइड के इस कार्य को स्थानीय लोगों और यात्रियों ने जमकर भी सराहा।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी के सुशासन में यह जल सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय जो कन्या महाविद्यालय नसीराबाद है, इसके तत्वावधान में। और ये जो कार्यक्रम है वह राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ स्थानीय संघ के सुपरविजन में ही हो रहा है। 1 माह से यह जल सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। जल सेवा बड़ा ही आनंद का विषय है। जब हम सेवा करते हैं यात्रियों की तो बड़ा सुकून मिलता है। ये वो ही जान सकता है जो कर रहा है, और जब वो आशीर्वाद देके यहाँ से प्रस्थान करते हैं बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ नसीराबाद के तत्वाधान में ये लगभग 1 माह का ग्रीष्मकालीन जल सेवा अभियान शुरू किया गया है, जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और सराहनीय है। नसीराबाद स्थानीय संघ के परिक्षेत्र के लोकल स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, राजकीय विद्यालय के रोवर रेंजर यहाँ पर जो है जल सेवा अभियान के अंदर शरीक हो रहे हैं। और जो भी ट्रेन यहाँ पर आ रही है उनके राहगीरों को, उनके लोगों को जो है ठंडा पानी, शीतल पानी गर्मी के अंदर पिलाकर राहत प्रदान कर रहे हैं। तक 1 महीने पहले भी से ये कार्य कर रहे हैं। हम ट्रेन वालों को पानी पिलाते हैं। जनरल डिब्बों में सुविधाएं नहीं होती है, एसी वालों को तो सारी फैसिलिटीज़ होती है। जिन बहुत से बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनको पानी पिलाते हैं, हमें उनसे आनंद की अनुभूति होती है। हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो नसीराबाद में है, यहाँ पर हम 1 महीने से जल सेवा का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग स्कूलों से यहाँ जल सेवा का कार्य किया है। इस बार हमारा टर्न आया हुआ है, तो हम यहाँ पर जब ट्रेन आती है तो उनको पानी पिलाते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो नीचे नहीं उतर पाते ट्रेन से, तो हम उनको भी पानी पिलाते हैं मुग्गे से, और जिनके पास बोतल नहीं होती उनको हम बोतल में पानी डाल के देते हैं। भजनलाल सरकार की उद्यानिकी नवाचार योजना ने किलचू के किसान श्री चतुर्भुज मेघवाल की किस्मत बदल दी। पहले परंपरागत तरीके से खेती करने वाले श्री चतुर्भुज अब खीरे की खेती करके लाखों रुपए की सालाना कमाई कर रहे हैं। उनके लिए खीरा अब सोने की तरह कीमती बन गया है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत कृषि उद्यान विभाग किसान को नई तकनीक में मदद दे रहा है ताकि वे अधिक लाभ कमा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से किसानों को अपनी मेहनत का सही मुआवजा भी मिल रहा है। हमारे प्रगतिशील किसान चतुर्भुज पुत्र दामोदर जी मेघवाल किलचू ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा दे पॉली हाउस योजना का लाभ लिया, और आज ये पॉली हाउस से खीरा उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। 3 इनके पॉली हाउस लगे हुए हैं, 2 शेडनेट हाउस लगे हुए हैं, और जिला बीकानेर के प्रगतिशील किसानों में इनका नाम आ रहा है। मेरा निवेदन रहेगा जो हमारे जिला बीकानेर के अन्य किसान भाई हैं कि भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा जहां सामान्य किसानों को 50% तक अनुदान दिया जा रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 70% तक अनुदान दिया जा रहा है, और कोई लघु एवं सीमांत श्रेणी का यदि हमारा कोई किसान भाई है तो उद्यान विभाग द्वारा 95% तक अनुदान पॉली हाउस स्थापना पर उद्यान विभाग द्वारा दिया जा रहा है। राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही नवाचारी कदम है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि सुरक्षित खेती कार्यक्रम का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा पॉली हाउस स्थापना के इस कार्यक्रम में जुड़े। धन्यवाद। मुकेश गहलोत, सहायक निदेशक उद्यान बीकानेर। राजस्थान सरकार ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के 364 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को जानकारी भेज दी है। भजनलाल सरकार तकनीकी कामों को बेहतर बनाने और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ये भर्ती न सिर्फ विभाग के कामों को बेहतर बनाएगी बल्कि युवाओं के लिए भी ये एक अच्छा मौका है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने जो बेरोजगार के लिए रोजगार के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें 364 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उसमें जो स्टूडेंट है हम भी, और उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। भजनलाल सरकार ने जो भर्ती निकाली उनके लिए हम प्रोत्साहित हुए हैं और आगे भी भर्ती निकालते रहे। भजनलाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और युवाओं को प्रेरित कर रही है। दीग जिले के कामा की जया अनाज मंडी में इस बार किसानों को गेहूं बेचने पर अच्छा फायदा हो रहा है। अब तक 365 किसान अपनी फसल बेचकर सरकारी अनुदान राशि ले चुके हैं। मंडी में 75,000 से ज्यादा गेहूं के कट्टों की खरीद हो चुकी है, जिनकी मात्रा 37,000 क्विंटल से भी ज्यादा है। इस बार सरकारी खरीद और खुले बाजार में गेहूं की अच्छी कीमत मिलने से किसानों के चेहरों पर खुशी है।
मंडी में बड़ी मात्रा में गेहूं आ रहा है और खरीद केंद्र पर किसानों की भीड़ भी देखी जा रही है। के अंतर्गत अभी तक 365 किसानों ने अपना गेहूं तुलवाया है और गेहूं की जो मूल्य है वो 2425 रुपये तो MSP है गेहूं का, और 150 रुपये पे राजस्थान सरकार ने बोनस दिया है, तो 2575 के हिसाब से किसानों के खाते में 24-48 घंटे पेमेंट किया जा रहा है। अब तक 75,040 कट्टे काम मंडी में तुलाई हो चुका है। किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान दिया जा रहा है और किसान इससे काफ़ी खुश हैं। और यहाँ काफ़ी अब तक 365 किसानों ने अपने गेहूँ की तुलाई करवाई है और कार्य अपना सुचारू रूप से जारी किया जा रहा है। और भारत सरकार का जो उद्देश्य था किसानों को उनके MSP का पूरा भुगतान कर उनकी गेहूँ तुलाई का, तो वो कार्य इजीली संपन्न हो रहा है। जो बारदाने की उपयुक्त मात्रा थी, क्या वो समय पर मिल रहा है और किसान कितना खुश है? बारदाना बिल्कुल समय पर दिया जा रहा है किसानों को, ये है उनका गेहूँ को तुलाई किया जा रहा है किसानों का। जैसे कृषि उपज मंडी में अगर किसान फसल लेके आता है तो कितनी दिनों में उसकी तुलाई होकर वो घर लौट जाता है? सेम डे में उसकी तुलाई हो रही है और उसका 24-48 घंटे पेमेंट किया जा रहा है किसान को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पशुओं के इलाज के लिए अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। लूडी विधानसभा क्षेत्र के सभी पशु चिकित्सालयों में पशुओं की जांच की जा रही है और जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी दी जा रही हैं। साथ ही पशुपालकों को ये भी बताया जा रहा है कि वे अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें और उन्हें बीमारियों से कैसे बचाएं। ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिस लूणी के उपनिदेशक डॉक्टर राजकुमार माथुर ने बताया कि आने वाले दिनों में तेज गर्मी और लू का खतरा है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वे पशुपालन विभाग की तरफ से जारी की गई सावधानियों का पालन करें ताकि उनके पशु सुरक्षित रहें। इस समय क्षेत्र में भीषण गर्मी और संभावित लू का प्रकोप होने की संभावना है। ऐसे गर्मी के मौसम में सभी पशुपालक अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उन्हें जल्दी सुबह या देर शाम को चराई के लिए भेजें और जो पशु बाहर ढूंढने के काम आते हैं उन्हें दोपहर से 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ढूंढने में काम नहीं लें। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाएं। जो पशु भीषण गर्मी से प्रभावित होते हैं उन्हें उनके लक्षण इस तरह से हैं, पशु सुस्त हो जाता है और चारा दाना कम कर देता है, पशुओं के मुंह में लार आती है और पशु कभी कभी गिर भी जाता है। ऐसे पशुओं को तुरंत छायादार स्थान पर रखना चाहिए। पशुओं के शरीर पर पानी गिराना चाहिए, उसके सिर पर पानी से भरा कपड़ा बार बार रखना चाहिए और निकटतम पशु चिकित्सक से आवश्यक औषधि उपचार करवाना चाहिए। मैं क्षेत्र के समस्त पशुपालकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस भीषण पशुओं के जो गर्मी के मौसम में पशुओं को बाड़े में रखें जहाँ छाया हो और उनको धूप से बचाव हो और सीधी लू डायरेक्ट हवा उनके कांटेक्ट में नहीं आए। भजनलाल सरकार के शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत मिलावटी घी और तेल की शिकायत पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और जिला रसद अधिकारी की टीम ने शहर के ब्रह्मानंद मार्ग पर छापा मारा। जांच के दौरान टीम को वहां अलग अलग ब्रांड का तेल मिला। करीब 1000 लीटर से ज्यादा तेल सीज किया गया और उसके सैंपल जांच के लिए भी प्रयोगशाला भेजे गए। इसके साथ ही घी के भी नमूने लिए गए ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसमें मिलावट है या नहीं। शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उस अभियान के तहत आज हमें यहाँ पर सूचना मिली कि यहाँ पे मिलावटी तेल और मिलावटी घी का व्यापार किया जा रहा है और वहाँ पे हमारे साथ में DSO की टीम, पुलिस प्रशासन सब साथ में मौजूद रहे और हमें यहाँ चेक करने पे कई तरह के ब्रांडों के तेल मिले गए, जिसमें सोनासिका मिला गया, चंबल मिला गया, स्वास्तिक मिला गया, महाकोश मिला गया। और हमने आज यहाँ पे करीबन 1070 लीटर तेल को सीज किया है। उनके सैंपल लेके लैब में भिजवाए गए हैं और इसकी रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उमरेड पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों में जिला परिषद के CEO ने अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने बखतपुरा ग्राम पंचायत में अमृत जलम अभियान के तहत बने जलाशयों को देखा। इसके बाद वे अकबरपुर ग्राम पंचायत पहुंचे जहां मनरेगा के तहत बने छीलों के एनीकट का निरीक्षण किया। इस एनीकट से बारिश के पानी को रोककर भूजल स्तर बढ़ाने और अन्य फायदे मिलने की उम्मीद है। CEO ने एनीकट से जुड़ी कई बातों की जानकारी ली। इसके अलावा अकबरपुर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे RCC डंपिंग यार्ड का भी जायजा लिया और काम को जल्द पूरा करने के भी सभी को निर्देश दिए। भजनलाल सरकार के नेतृत्व में लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का अच्छा फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना से लोगों को निःशुल्क इलाज और जांच की सुविधा मिल रही है। इन योजनाओं की वजह से अब लोगों को महंगे निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वे बहुत खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि अब सच में पहला सुख निरोगी काया की बात सच्ची होती दिख रही है। सभी लोग इन सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद कर रहे हैं। निःशुल्क
जांच योजना के अंतर्गत हमारे CSC टीबी में अभी वर्तमान में 38 प्रकार की योजनाएं निःशुल्क जांचें की जा रही है। जो पहले 37 प्रकार की योजनाएं थी, हमने CSC टीबी में हमारे पास लेटेस्ट मशीन जो सरकार द्वारा हमें प्रदान की गई है, उसमें एक और जांच, अतिरिक्त जांच जो अन्य जगह 37 जांच होती है, हमने एक CMO साहब के से प्रस्ताव लेके हमने अभी वर्तमान में 38 निःशुल्क जांच कर रहे हैं। तथा जहाँ तक निःशुल्क दवा योजना का सवाल है, वहाँ पे हम अभी तक आज दिनांक तक हमारे CSC में 678 प्रकार की दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम और दवाएँ 678 प्रकार की निःशुल्क उपलब्ध है। 35 प्रकार की जांच है खून की जो लैब में होती है। ECG और एक्सरा विद 37 प्रकार की जांच होती है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में, जो कि हमारे पास डेली पेशेंट है जो 100 के लमसम आ जाते हैं और टोटल जांच है वो अबव 1800 इतने के लगभग हो जाती है टोटल पेशेंट की। और हमें इनको समय के अनुसार ही इनको डॉक्टर के जाने से पहले ही रिपोर्ट आवंटित कर देते हैं प्रत्येक पेशेंट को। जो शुगर कराने आता है उसको हाथों हाथ रिपोर्ट देते हैं HB शुगर, और जो JSOI पेशेंट है उसको प्राथमिकता से पहले जांच करके दे देते हैं। कितना स्टाफ आपका काम करता है और किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है आपकी जांच? सैंपल कलेक्शन होता है सबसे पहले हमारा, 12 लैब टेक्नीशियन बैठा हुआ है। बाद में CBC है, ब्लड ग्रुप है, HIV है, जो भी जांचें हैं प्रोसेस से होता है चैनल वाइज एनालाइजर के अकॉर्डिंग टोटल जांचें। BP शुगर की मैं दवाई लेने आया हूँ, आठों फ्री मिलने लग रही, जाँच सही होने लग रही। मानगढ़ जावा बहुत महंगी पड़ती है, तो बिल्कुल फ्री है, सारा इलाज सही होने लग रहा है। तो सरकार ने योजना सही बनाई है, जो सुविधा मिल रही है सरकार की, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत सही है जी, बहुत दान कर रहे हैं जो सारे सही। भैया मेरा नाम मनीषा है और टिब्बी अस्पताल में सुविधा वधी है, खून जांच फ्री होवे, गरीब बंदा भी 12 जांच कौन करा सके, डॉक्टर भी वधी है, 12 फीस और गरीब बंदा दवाई कौन ले सके, सारी सुविधा फ्री होने लग रही है, दवाइयाँ फ्री मिले, खून जांच फ्री होवे सारों की, 12 जांच कौन करा सका है, और डॉक्टर भी वधी है, जांच सारी वधिया होने लग रही है। यहाँ पर जो 37 प्रकार की जो जांचें हैं वो बिल्कुल समय पर और सुविधापूर्ण तरीके से हो रही है, और हर प्रकार की जो दवा योजना है, निःशुल्क दवा योजना है, जांच योजना है, वो बिल्कुल डॉक्टर साहब के पहुंचने से पहले जांचें वगैरह हैं वो पूर्ण कर दी जाती है। बड़े ही सुविधाजनक तरीके से हर व्यक्ति को यहाँ सुविधा मिल रही है, और अगर हम यही जांचें बाहर से करवाएं तो एक तो हमारा समय बहुत ही ज़ाया हो जाता है, और दूसरी बात पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और यहाँ पर ये जो जांचें हैं ये बिल्कुल फ्री में और सुविधापूर्ण तरीके से समय पर उपलब्ध हो रही है। भजनलाल सरकार द्वारा PM श्री विद्यालयों में दी गई सुविधाओं से शिक्षा के क्षेत्र में कई अच्छे बदलाव देखने को मिले हैं। PM श्री स्कूल के प्रधानाचार्य श्री पारसराम पवार ने बताया कि बच्चों को निःशुल्क शैक्षणिक टूर भी कराया जा रहा है। साथ ही राजस्थान सरकार ने करीब 12 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग देने के लिए 108 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई है, ताकि बच्चों को आर्थिक मदद मिल सके और वे पढ़ाई में और भी अच्छा कर सके। सरकार ने सरकारी स्कूलों में नई इमारतें और कक्षा भी बनवाई है, ताकि छात्रों को अच्छी सुविधाएं मिले। इन सभी प्रयासों से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। ये हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है। यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा यहीं प्राप्त कर लेते हैं, इनको दूर दराज शहर में नहीं जाना पड़ता है। साथ में बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाल वाटिका संचालित है, जिसमें बच्चों को नर्सरी, LKG और UKG में इंग्लिश का बेस तैयार किया जाता है, यानी बच्चों का शुरुआती बेस तैयार हो जाता है। साथ ही में ये PM श्री स्कूल है और PM श्री की अनेक योजनाएं लागू होती हैं, जैसे बच्चों का शैक्षिक भ्रमण है। अब शैक्षिक भ्रमण के लिए इस बार हम बच्चों को आंगे का बांध दिखा के लाए थे, और बिजोली जो है पौधशाला दिखा के लाए थे, धौलपुर में मचकुंड दिखा के लाए थे। तो ये बच्चों को एक काफ़ी मतलब सम्मेलन मिलता है इससे। इसके साथ में ट्रेनिंग ऑफ स्कूल का भी एक योजना है, जिसके अंतर्गत इस बार बच्चों को बाड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को काफ़ी लैब वगैरह दिखा के लाए थे। और नारायणपुरा स्कूल है जो धौलपुर का बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ बच्चों को लेके गए, स्टाफ भी गए, तो वहाँ की जो अच्छाइयाँ थी
उनको लेके आए, उनको हम अपने विद्यालय पे लागू करेंगे। साथ में 21वीं सेंचुरी का भारत, इसके बारे में भी काफ़ी गतिविधियां हैं, जिसमें हम मीडिया को बुलवा करके, जैसे एडवोकेट या पुलिस विभाग से बुला करके, एक्सपर्ट टॉक के अंदर जो बड़े बड़े जानकार होते हैं उनको बुलाते हैं, प्रयोगशाला के जानकार और भी बहुत सारी जानकारी देने वाले आते हैं यहाँ पर। इसके साथ में सिटीजन ऑफ स्कूल यानी नागरिकता कौशल के संबंधित भी बच्चों को बहुत सारी ऐसी संवैधानिक गतिविधियाँ करवाई जाती है। एक्सपर्ट को बुला करके बच्चों को जानकारी दी जाती है। साथ में स्कूल में सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था करवाई गई है, जिससे बच्चे मतलब उसमें पोस्टर लगा करके बच्चे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा सभी बच्चों के लिए ID कार्ड और बैज की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ में जो खेल दिवस मनाया जाता है स्कूल के अंदर, जो गतिविधियाँ होती है वार्षिक, और सरकार 50,000 रुपये खेल सामग्री देती है, जिससे बच्चों को खेल सामग्री के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए लक्ष्मणगढ़ उपखंड प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। उपखंड क्षेत्र में लगातार सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ के SDM श्री मोहर सिंह मीणा ने खीरवा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां गर्मी और हीटवेव से बचाव के लिए की गई तैयारियों को देखा। साथ ही अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां देने और साफ सफाई की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया, ताकि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जयपुर जिले में मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया गया और इसी मौके पर बच्चों, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं की खून की कमी की जांच की गई, जिनमें एनीमिया पाया गया। उनका इलाज किया गया और आयरन की गोलियां भी बांटी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं। आयुर्वेदिक अस्पतालों में मरीजों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी फायदा भी हो रहा है। इन अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं और हर प्रकार की दवाइयां भी उपलब्ध होती हैं, ताकि मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार सही इलाज मिल सके। गढ़ी ब्लॉक के नवागांव के वरिष्ठ आयुष चिकित्सा अधिकारी श्री JP वैष्णव ने बताया कि आयुर्वेद सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी इलाज करता है। ये जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें खान पान और रहन सहन में बदलाव करके भी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा विज्ञान नहीं, ये जीवन जीने की पद्धति है। जीवन जीने की पद्धति एक बहुत व्यापक शब्द है और इसमें प्रत्येक मनुष्य को जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत अपना जीवन किस प्रकार जिया जाए कि वो अच्छी आयु जिए, हितकारी आयु जिए, जितना भी जिए वो स्वस्थ रहते हुए जिए। तो आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के बारे में बराबर और आधिकारिक जानकारियाँ दी गई हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि जब आज समूचा विश्व एक आशा भरी और उम्मीद भरी निगाह से आयुर्वेद को देखता है, तो हम भारतीय लोगों का एक दायित्व ही बनता है कि इस आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति हमारा रुझान और बढ़े। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से बहुत अच्छे प्रकल्प प्रारंभ किए गए हैं और आयुर्वेद एक निरापद चिकित्सा व्यवस्था है और जीवन शैली कैसी होनी चाहिए कि व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे। तो आयुर्वेद एक तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की संरक्षण, ये तो समस्त चिकित्सा विज्ञान करते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ बनाए रखें, लेकिन व्यक्ति निरोगी कैसे रहे। तो निरोगी रहने की व्यवस्था सिर्फ एक आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान है, जो कहता है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि प्रदेश के सभी लोगों को बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी परेशानी के मिल सके। इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर श्री निधि BT की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा कामों को तेजी से पूरा किया जाए और नए कनेक्शनों को समय पर जारी किया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति व्यवस्था का समय समय पर निरीक्षण कर फीडबैक भी लिया जाए। कमेटी मीटिंग और शिकायत निवारण कमेटी का भी बैठक लिया था। उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट के जो भी समस्या है उसमें खरीदते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी दिया जाता है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों को लागू करने के लिए नसीराबाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने एक शहर के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की है और एक कार्य योजना बनाई।
इस बैठक में उपखंड अधिकारी श्री देवीलाल यादव और डीवाईएसपी श्री जरनैल सिंह ने सिटी पुलिस थाना परिसर में शहर के गणमान्य व्यक्तियों से बात की और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर वार्ड और मोहल्ले में अच्छे और सकारात्मक सोच वाले लोगों की एक सूची बनाई जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी भी क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है तो वहां के लोग तुरंत प्रशासन और पुलिस को सूचित करेंगे। रेवदर विधानसभा क्षेत्र में पानी की परेशानी को हल करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जरूरी कदम उठाए हैं। पूर्व विधायक श्री जगसी राम कोहली ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी को पत्र लिखकर नए नलकूपों की स्वीकृति मांगी थी। इसके बाद सरकार ने नलकूपों के लिए स्वीकृति दे दी। पहले ही रेवदर विधानसभा क्षेत्र में 20 हेडपंपों की स्वीकृति दी जा चुकी है। पूर्व विधायक ने इन कार्यों के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान के बजट में रामगढ़ सीएचसी को उपजिला अस्पताल में बदलने की घोषणा की गई, जिसका फायदा अब लोगों को मिल रहा है। हॉस्पिटल के चिकित्सा प्रभारी श्री बाबूलाल यादव ने बताया कि रामगढ़ अस्पताल में सभी तरीके की निःशुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध है। साथ ही निःशुल्क सोनोग्राफी और एक्सरे मशीन की सुविधा भी है, जिसका आम जनता को फायदा हो रहा है। अब ये उपजिला अस्पताल बन जाने से यहाँ की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी, जिससे आम जनता को और भी लाभ होगा। करीब पूरी उपलब्ध है। 625 प्रकार की दवाई है और अभी दवाई तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। सारी दवाइयाँ अपने पास उपलब्ध है सीएचसी हाँ, सभी प्रकार की दवाई। गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों की परवरिश और विकास के लिए शुरू की गई लाड़ू प्रोत्साहन योजना को और भी असरदार बनाया गया है। भजनलाल सरकार ने इस योजना की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बेटी के जन्म पर सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च 2025 को बजट चर्चा के दौरान ये घोषणा की थी। ये योजना 1 अगस्त 2024 से पूरे राजस्थान में लागू की गई थी ताकि बेटियों के जन्म को बढ़ावा मिल सके और उनके जन्म से लेकर बड़े होने तक हर पहलू में उनका अच्छा विकास हो सके। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने के लिए ग्रीन शेड लगाए हैं। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेड़ता, नागौर, ब्यावर, किशनगढ़ और अन्य जगहों से मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें गर्मी से बचाने के लिए अस्पताल के चारों ओर ग्रीन शेड लगाकर बैठने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि बाहर से आने वाले मरीजों के परिजन आराम से बैठ सके, इसीलिए इमरजेंसी के सामने बने गार्डन में शिशु विभाग के बाहर और अस्पताल की दूसरी मंजिल की छत पर ग्रीन शेड लगाए गए हैं ताकि लोग धूप और गर्मी से बचकर थोड़ी राहत महसूस कर सके। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में जो इस समय हीट वेव की संभावना को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हमने रखा है जो आमजन मरीज के रिश्तेदार जो आते हैं उनके लिए अगर वो बाहर धूप में और उनको गर्मी का सामना नहीं करने पड़े, उसके लिए हमने ग्राउंड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर के अंदर ग्रीन नेट लगाया है, जिससे उनकी धूप की रोशनी थोड़ी कम पड़े। वहीं पर हमने वाटर कूलर की व्यवस्था कर रखी है। वहीं पर हमने कैजुअलिटी गार्डन में हमारे वाटर कूलर है, पीडियाट्रिक की तरफ वाटर कूलर, ऐसे हमने 23 वाटर कूलर पूरे जेल में लगा रखे हैं, जिससे उनको शीतल जल प्राप्त हो सके। जब कभी मरीज़ कैजुअलिटी में हीट वेव का आता है, हमारी जो कैजुअलिटी है वो फुल्ली एयर कंडीशन है। यहाँ पर हमने बर्फ़ का इंतज़ाम कर रखा है, आइस पैक का इंतज़ाम कर रखा है, दवाइयाँ उपलब्ध करा रखी हैं और हमने यहाँ पर 20 बेड का हमने प्रीफेब वार्ड भी रिजर्व कर रखा है। अभी तक हमारे पास में कोई भी हीट वेव का मरीज़ नहीं आया है और अभी हमारे पास मौसमी बीमारी के मरीज़ ज़रूर आ रहे हैं, जिनको उल्टी दस्त बीमारी के, तो उनको हम बराबर उनको इलाज दे रहे हैं। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।